नमस्कार। वेलकम टू लेट्स रीड। हमने एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया था जिसका नाम है फेडरलिज्म। और फेडरलिज्म क्या होता है, उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस किस तरह का फेडरलिज्म होता है, इंडिया किस तरह का फेडरलिज्म है, इस चीज के बारे में पढ़ा था। और हमने ये भी पढ़ा था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर हम हमारे देश के बारे में कहीं नहीं लिखा गया कि जो भारत है वो एक फेडरलिज्म है, बल्कि कहा गया है कि जो इंडिया है वो जो स्टेट्स है उनका यूनियन है। और हमारी टोटल कितनी स्टेट है? टोटल स्टेट है 28। ओके। हमने कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे, कुछ लिस्ट देखी थी जहाँ पे हमें ये बताया गया था कौन किसके ऊपर, सेंटर कहाँ पे रूल्स बना सकती है, स्टेट कहाँ पर रूल बना सकती है, किसकी क्या ज्यूरिस्डिक्शन है। आज हम पढ़ेंगे पावर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में कि पावर है ना किस किस तरह से बांटी गई है। अब हमें अगर हम हमारे इंडिया के मैप को देखते हैं, एक तो हमें पूरा भारत दिखाई देता है। उसके लिए हमने क्या बना रखी है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश को रूल करती है। उसके बाद है जो हमारी छोटी छोटी स्टेट है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और जितनी भी 28 स्टेट है उनके लिए हमने बनाई है स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारें जो राज्यों को रूल करती है। लेकिन क्या इनके बीच में जो पावर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है? नहीं। जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू स्टेट गवर्नमेंट्स। और ऐसा क्यों जरूरी था? क्योंकि हमारे देश में इतनी ज्यादा डाइवर्सिटी है, तो जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर है उनको ऐसा लगा कि अगर स्टेट्स को ज्यादा पावर दी गई तो कहीं हमारी कंट्री स्प्लिट ना हो जाए। तो जो यूनिटी है उसको मेंटेन करने के लिए, ताकि जो पावर है, अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई स्टेट अलग होने की कोशिश करती है या फिर कहीं पे कुछ जो हालात है वो किसी भी वजह से बिगड़ जाते हैं, तो सेंटर क्या कर सकती है वहां पे अपनी अकॉर्डिंग कंट्री की यूनिटी बनाए रखने के लिए रूल रेगुलेशन को चला सकती है। ओके। आइडेंटिकल पावर नहीं है स्टेट्स के पास। ऐसा नहीं है कि जितनी भी हमारी स्टेट है सभी के पास पावर इक्वल है। हमें पता है कि हमारी जो कंट्री है यहाँ पे यूनियन टेरिटरीज भी है। यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी है? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, यहाँ पे दिल्ली है, ओके, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, 5। और 2 और है जो कौन सी है? एक तो यहाँ पे जो पोंडिचेरी। और पोंडिचेरी ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पर है, पोंडिचेरी अलग अलग 4 जगह पर है। यहाँ पे माहे, ये कराईकल, ये नाम, ये सारे ही, ये चारों के चार पार्ट क्या है? पुदुचेरी के अंदर है, पोंडिचेरी के अंदर आते हैं। ओके। और एक है दादर नागर हवेली और दमन एंड दीव। पहले ये अलग अलग होती थी लेकिन अब ये एक ही बना दी गई है। तो टोटल 7 यूनियन टेरिटरी है। साथ में जो हमारी 28 स्टेट है, जहाँ पे हमें देखने के लिए मिलता है कि अ, कुछ स्टेट जो हिली स्टेट है वो काफी छोटी है, कुछ स्टेट है जो बड़ी है ना। कुछ स्टेट ऐसी है जो हिली है, कुछ है जो समुद्र के पास है। कहीं पर खेती ज्यादा अच्छी तरह से होती है, कहीं पर बिल्कुल जो हमारा ये महाराष्ट्र का विदर्भ वाला रीजन है यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे सूखा सा पड़ा रहता है। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग सभी की रिक्वायरमेंट है, तो पावर भी सभी के पास इक्वल नहीं है। रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उनको पावर्स अलग अलग दी गई है। जैसे अगर हम बात करते हैं जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न ईस्टर्न स्टेट है, जो हमारे ये जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, जो यहाँ पर जो स्टेट है इनके पास एक्स्ट्रा पावर होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई भी लैंड परचेज कर लेगा। ओके। लेकिन जो हमारे ये वाला जो प्लेन एरिया है यहाँ पर आके अप्रोक्सीमेटली कोई भी रह सकता है। जो हमारी ट्राइबल एरिया वाली जगह आती है वहां पर भी ऐसा नहीं है कि कोई भी आके कहीं से भी लैंड एक्वायर कर लेगा। यहाँ पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वेलिटी भी जॉब्स के अंदर, एडमिशन्स के अंदर वो उस तरह की इक्वेलिटी नहीं होती जो हमारे ये प्लेन एरियाज में या फिर डेवलप्ड एरियाज में होती है। ओके। उसके बाद देखते हैं लॉ मेकिंग। हमने है ना कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े थे जहाँ पे सेंट्रल लिस्ट थी, स्टेट लिस्ट थी, कंकरेंट लिस्ट थी, है ना। तो जो लॉ मेकिंग है
सेंटर के पास भी होती है, मतलब पूरी जो कंट्री है उसको जो गवर्नमेंट रन करती है उसके पास भी लॉ मेकिंग पावर होती है, और स्टेट्स के पास अलग अलग से भी होती है, और उनके जो जो उनके सब्जेक्ट है वो पहले ही फिक्स होते हैं। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाती है वो पूरी कंट्री पर लागू होगा, और जो सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाती है वो किसके ऊपर लागू होता है, वो केवल स्टेट्स के ऊपर लागू होता है। कई बार स्टेट्स की सहमति के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स के लिए भी रूल्स बना सकती है जो इशू स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। जो पावर शेयरिंग है, ऐसा नहीं है कि उस पावर शेयरिंग को है ना कोई भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से चेंज कर देगी, या फिर जैसे कई तरह की जैसे प्रेसिडेंट इलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि जो यूनियन गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है अपनी मर्जी से उसको चेंज कर देगी, बल्कि क्या होता है, जो जो हमारी स्टेट और सेंटर दोनों ही मिलकर डिसीजन लेती है, यूनिलैटरली कुछ भी चेंज नहीं किया जाता। टैक्स कलेक्शन एंड यूज, कहाँ कहाँ से जो देश में टैक्स कौन कहाँ से इकट्ठा करेगा, किस तरह से उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ये सारा का सारा कहाँ पे बताया गया है हमें पहले ही, ये हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बता दिया गया है। तो इन चीजों के बारे में कोई मतभेद, कोई डिसरप्ट ही नहीं रहता सेंटर और स्टेट के बीच में, एक जहाँ पे हम हमारी कंट्री के बारे में फेडरल सिस्टम पढ़ते हैं। इंडिया फेडरल क्यों है, क्योंकि ये सारी चीजें हमें पहले ही प्रोवाइड की गई है जो एक फेडरल स्टेट के अंदर होता है। लेकिन कुछ जो एरिया है वो एकदम मैच नहीं करते हैं फेडरलिज्म से। कौन से फेडरलिज्म से, जो कमिंग टुगेदर, क्योंकि हमारी कैसी टाइप है, होल्डिंग टुगेदर टाइप है, तो होल्डिंग टुगेदर में पावर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती है। ओके, उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हमारी कंट्री है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी है। डाइवर्सिटी किस बेस पर है, कल्चर पर है, एथनिसिटी पर भी है, ज्योग्राफी हमारे देश में अलग अलग है, जैसे नागालैंड, उत्तराखंड, झारखंड, तो ये सारे के सारे, या फिर ईस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, इस तरह से हमारे जो देश है वहाँ पे क्या है, डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी के अंदर भी हमने कि लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की बेस पर देखा है कि लैंग्वेज भी हमारे देश में क्या होती है, अलग अलग होती है। अगर टोटल बात करते हैं तो लगभग 114 से भी ज्यादा जो लैंग्वेज है हमारे देश में बोली जाती है, इससे तो बहुत ज्यादा बोली जाती है, और अलग अलग जगह का डायलेक्ट्स भी अलग होता है, वहाँ की बोलियां भी अलग अलग होती है। जैसे अगर हरियाणा की बात करते हैं तो अगर आप है ना डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट जाएंगे तो वहाँ पे हरियाणवी लैंग्वेज बोलने का थोड़ा थोड़ा तरीका बदलता जाता है। ओके, टोटल लैंग्वेज जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो कितनी है, 22, और जो हिंदी है हमारी वो भी ऑफिशियल लैंग्वेज में आती है, ना कि नेशनल लैंग्वेज में। हमारे देश की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है, और ये सभी बातें कहाँ लिखी गई है ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में, शेड्यूल 8 में। एक बार अब देखते हैं कि कुछ एक स्टेट जो कुछ तो कल्चर के बेस पे बनी थी, कुछ एथनिसिटी के बेस पे बनी थी, कुछ ज्योग्राफी के बेस पर अलग की गई थी, कुछ लैंग्वेज के बेस पर अलग की गई थी। ओके, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ लैंग्वेज के बेस पर ही बता रही हूँ। जैसे जो आंध्र प्रदेश है, जो तेलुगु स्पीकिंग पीपल थे उनको अलग किया गया था 1956 में। हरियाणा है और पंजाब जो है किससे अलग हुए थे, ये पंजाब पहले एक यूनाइटेड स्टेट थी, उससे हरियाणा अलग होता है लैंग्वेज के बेस पर। हरियाणा में हिंदी लैंग्वेज और पंजाब में पंजाबी लैंग्वेज। ओके, जो स्टेट होती है उनकी अपनी सॉरी यहाँ पे नेशनल नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ऑफिशियल लैंग्वेज। जो स्टेट्स होती है उनकी अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज भी होती है। जैसे अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी और आई थिंक संस्कृत, ये तीन जो है उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। यूपी के अंदर हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, ये जो लैंग्वेज है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो भी वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होगा, जो भी गवर्नमेंट वर्क करेगी इन लैंग्वेजेस के अंदर करेगी। नेशनल लैंग्वेज का मतलब होता है कि जो नेशन की गवर्नमेंट है वो नेशनल लैंग्वेजेस के अंदर क्या करेगी, वर्क करेगी। ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या मतलब है, जो हमारे देश में जो भी संसद है या जहाँ पर भी कोई काम होगा, गवर्नमेंट जो भी एग्जाम होल्ड करेगी तो इन 22 लैंग्वेजेस के अंदर होल्ड करेगी। ओके, तो इस तरह से नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज होती है। उसके बाद हम पढ़, हाँ एक चीज और, जो हमारी कंट्री है हमें पता है कि 1947 में इंडिपेंडेंस मिलती है। उसके बाद
जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तो हमने डिसाइड किया था कि हम क्या करेंगे, हम इंग्लिश को रिमूव करके उसको रिप्लेस कर देंगे हिंदी से। और 1965 में ऐसा करना भी था, लेकिन जो हमारी सदर्न स्टेट्स हैं, जो हमारे ये तमिलनाडु, केरल, जो यहाँ वाली स्टेट है, ये क्या कर देती है, विरोध करती है इस बात का। और जो विरोध है वो वॉयलेंट, एक तरह से वॉयलेंट हो जाता है। तो गवर्नमेंट इस बात को विड्रॉ कर देती है कि जब तक सभी स्टेट यूनिलैटरली इस बात से सहमत नहीं होती कि हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तब तक हम ऐसा कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये था हमारा जो लिंग्विस्टिक पॉलिसी थी और पावर डिस्ट्रीब्यूशन था। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, और वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।